डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमआरवाई स्टडी में। मेरा नाम है रिजवान और आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे पहला वाला चैप्टर है ये, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आपकी बुक है क्लास 12th की एनसीईआरटी उससे। और इसके मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टिव नोट्स हैं। आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि मैंने चैप्टर बिल्कुल समझ लिया है। तो आप इस चैप्टर को समझ लीजिए, मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ रहे हैं अगर, तो आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ याद करना हो या कुछ लर्न करना हो, ये सिर्फ समझने के लिए कि आप पूरा चैप्टर समझेंगे, उसमें क्या क्या आपको समझ में आ जाए, एक तरीके से इसकी जिस्ट हो जाए। तो अगर हम देखें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो सबसे पहले तो इन दिस चैप्टर वी विल ब्रॉडली कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस यू टू द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जितना भी नेचर था, हमने जो हमारा पिछले साल क्लास 11th में जो हमने पढ़ी थी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी की कितनी सारी ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस में से एक ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी एक अलग से एक ब्रांच है, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी हुई हमारी, वैसी हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी एक ब्रांच है। और इस ब्रांच को ब्रॉडली बहुत ज़्यादा अलग अलग ब्रांच, सब ब्रांचेस में भी इसको बांटा गया है। वी नो दैट द अर्थ comprises two major component, nature, physical environment and life forms including human beings। हमें पता है कि हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं वहाँ पर हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते थे? फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, लैंड फॉर्म्स पढ़ते थे, रिवर्स पढ़ते थे, प्लेट्यूज पढ़ते थे, माउंटेन्स पढ़ते थे, ठीक है। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? जो ह्यूमन के द्वारा जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो बनाई गई, जैसे कि ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, सेटलमेंट्स पढ़ेंगे, हाउसेस पढ़ेंगे, कैसे हाउसेस बनाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें कि पॉपुलेशन के बारे में, डेंसिटी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो अर्थ के बारे में हमने पूरा देख लिया कि नेचुरल चीज़ों से अर्थ कैसे फुलफ़िल है। उसके बाद हम ह्यूमन मैन मेड थिंग से कैसे फुलफ़िल है एज अ ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social economic differences between different part of the world। हम फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते थे? हम फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो जिसमें ह्यूमन रहता है, उसके बारे में हम पढ़ते थे। लेकिन अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन ने फिजिकल ज्योग्राफी जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उससे इंटैक्ट होकर क्या क्या उसने चीज़ें बनाई, उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या क्या उसने डेवलपमेंट करे, और उससे क्या सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो हम सारे इस पूरी बुक में जो ह्यूमन ज्योग्राफी की है उसमें हम पूरे में पढ़ेंगे। पूरे इस चैप्टर में सिर्फ हम उसकी जिस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो बाकी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आना है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन सारे टॉपिक से, ह्यूमन ज्योग्राफी के पहले वाले चैप्टर से, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स थे जो ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन जिन्होंने दी, लेकिन इधर पे कुछ सिलेक्टेड ज्योग्राफर्स हैं जिनकी डेफिनेशंस आपको याद करनी है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। According to Redzel, human geography is the synthetic study of relationship between human societies and earth surface। रेडजेल ने बोला था कि जो ह्यूमन सोसाइटी है और जो अर्थ सरफेस है, जो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसका
रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप की सिंथेटिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एलन सैम्पल ने क्या बोला था, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। इन्होंने थोड़ा सा कुछ अलग बोला लेकिन दोनों की डेफिनेशन सही थी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक स्टडी है किस चीज़ की, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन, जो मैन किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी डेवलपमेंट को रोकता नहीं है या फिर उसमें बदलाव करता रहता है, और साथ ही साथ अनस्टेबल अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपको पता है, उन चेंजेस में और ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है उनके साथ उनके चेंजिंग रिलेशनशिप को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। इसके बाद पॉल विडाल डीला ब्लास ने बोला था, विडाल डीला ब्लास जी क्या बोलते हैं कि conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relationship between the living beings which inhabited it। इन्होंने ये बोला कि जो रिजल्ट हमें मिलता है किससे, बाय फिजिकल लॉ, जब ह्यूमन क्या करता है, जो फिजिकल लॉज हैं उनकी स्टडी कर कर उसको अर्थ पर एप्लीकेबल करता है, और उन दोनों के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस हैं, आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो ये इसमें नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सबसे ऊपर वाली जो हेडिंग है जिसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है उसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बार पढ़ के बताता हूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड विद ईच अदर। इसको समझाने के लिए अगर बोलें तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है उसकी म्यूचुअल मतलब एक मतलब जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको बिना किसी डैमेज के ह्यूमन उनसे इंटरेक्ट होता है, सारे लॉज को पता करके, जितने भी लॉज हैं नेचुरल लॉज उनको पता कर कर जब ह्यूमन इंटरेक्ट होता है तो उसके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन बनता है। तो उस म्यूचुअल इंटरेक्शन से जितनी भी चीज़ें बनती हैं उन दोनों म्यूचुअल इंटरेक्शन के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। हम देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन ने खुद क्रिएट करा है उसमें हम देखते हैं कि हाउसेस, विलेजेस, सिटीज़, ठीक है, हाउसेस, विलेजेस, सिटीज़, रोड, रेलवे network, industries, farm, ports are items of our daily uses and all other elements of material culture have been created by human beings। ये सारी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। तो जो इन्वायरमेंट जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट करा गया उसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, और उन सारी चीज़ों को हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसके बाद जो सारी चीज़ें नेचर ने बनाई वो हम किस में पढ़ते थे, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते थे। तो ये एक अलग अलग ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी को अब धीरे धीरे कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग जो था वो एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट हुआ, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही इंटरेक्ट हुआ। उसके पहले तक क्या था, it is not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and techniques do they produce and create। हमें इससे परवाह नहीं होती कि वो कैसे डेवलप हो रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या टूल्स, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुई है कि वो ऐसे डेवलप हुआ, वो ह्यूमन के द्वारा डेवलप हुआ। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दिखाती है कि ह्यूमन का जो कल्चर है उसमें कैसे डेवलपमेंट आ रहा है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आफ्टर ह्यूमन बींग्स डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉस।
जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, जब ह्यूमन का जो कल्चर है उसमें डेवलपमेंट हुआ, तो हमें पता चला कि जो पहले जो ह्यूमंस थे जो आए थे, उन्होंने कैसे उसको देखा, उसको नेचर को एप्लीकेबल करा और फिर उससे क्या लॉज निकले, उसके बाद डेवलपमेंट करा, वो हमें इसमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड फ्रिक्शन हेल्प अस डिस्कवर, जो जो हीट का जो आविष्कार था, हीट की डिस्कवरी थी। इसी के साथ साथ डीएनए जेनेटिक्स की जो डिस्कवरी थी, उससे हमें डिजीज़ के बारे में पता चलता है। एरोडायनेमिक्स के लॉज अगर पता चल गए तो उससे हमें क्या पता चलता है, प्लेन्स के बारे में, प्लेन की स्पीड कितनी और फास्टर बनाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें लॉज से ही पता चली। Earlier, the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive. पहले क्या था कि जो ह्यूमन था वो इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों को नहीं जानता था, ठीक है। उसका जो दिमाग था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, उसको जितने भी लॉज थे वो पता नहीं थे, क्या कैसे एप्लीकेबल होते हैं नेचर में। उसने वो क्या था, वो एक प्रिमिटिव नेचर था। लेकिन जब धीरे धीरे वो इंटरेक्ट हुआ एनवायरनमेंट से, उसको पता चलने लगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये हीट ऐसे प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन ऐसे होता है, डीएनए किसे कहते हैं, आरएनए किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें उसको पता चलती गई। इसी में अगर हम देखें तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन primitive human society and strong force of nature was termed as environmental determinism। अगर हम कहें तो environmental determinism किसको कहा जाता है? इंटरेक्शन ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर। जो नेचर था उसका प्रिमिटिव सोसाइटी, मतलब प्रिमिटिव जितने ह्यूमन बींग्स थे उनका इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। और इसको ही अगर अदर वर्ड्स में बोलें तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि एक्सप्लेन द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे सीधे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को ही आपको एक्सप्लेन करना है। एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन हु लिसन टू नेचर वॉज अफ्रेड ऑफ इट्स फरी एंड वर्शिप इट। हम देख सकते हैं कि जो पीछे जो ह्यूमन जो हमारा चला गया, जिसको हम प्रिमिटिव ह्यूमन बोलते हैं, वो क्या करता था? वो नेचर से डरता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वो नेचर को समझता गया कि क्या कैसी चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब इसके बाद की जो प्रणाली थी, या फिर हम कह सकते हैं इसकी बाद की जो प्रोसेस थी, उसको हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। द पीपल बीइंग टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड द फोर्स ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कि हमने बताया कि ह्यूमन बीइंग जैसे इंटरेक्ट होता गया तो उसको नेचर्स के लॉस पता चलते गए, वैसे ही जब उसमें बदलाव आया, ह्यूमन में बदलाव आया, उसको पता चला कि हाँ हम इस चीज़ का ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तब उसे टाइम के साथ साथ उसको नेचर के लॉस को भी पता चलने लगा। विथ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के चलते चलते टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। जैसे कि अगर हम आज की एग्जांपल ले लें, पहले लोग कच्चे मकानों में रहते थे, आज पक्के मकानों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी का मालूमात हो गई है, टेक्नोलॉजी की मालूमात हो गई उन्हें, इसलिए वो अब पक्के मकानों में रहते हैं। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विथ रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो वो क्या करते हैं? पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं रिसोर्सेज से टू ऑब्टेन जो एनवायरनमेंट में ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए जो स्कॉलर्स थे या जो जोग्राफर्स थे, उन्होंने इसको बोला पॉसिबिलिज्म। इस जो ये जो फिनोमेना है, जो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट होकर धीरे धीरे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब कि जो जितने भी नेचर में जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, उसमें से हम अगर हमें उन लॉज, नेचर के लॉज की पता चल जाए, तो हम उन चीज़ों को उन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं। उसको इन्होंने उस फिनोमेना को बोला पॉसिबिलिज्म। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट बेयरिंग द
इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन अंडरवेयर। तो जैसे कि आपको पता है कि नेचर जो क्या है, हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, हमें रिसोर्सेज प्रदान करता है। तो अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी कि इस रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करा जाए, तो हम उस रिसोर्सेज को कैसे, वो तो हमारे लिए वेस्ट होगा। लेकिन जब हम उस रिसोर्स को यूज़ करने लगेंगे तो वो हमारे लिए वेस्ट नहीं होगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए इसी में अगर देखा जाए तो उसी को पॉसिबिलिज्म बोला गया कि ह्यूमन जब उसकी समझ होने लगती है और वो धीरे धीरे उसको उसका यूज़ करने लगता है, तो धीरे धीरे जो नेचर होता है वो ह्यूमनाइज्ड होने लगता है। इसी फिनोमेना को बोला है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, या फिर बोले हम इसको पॉसिबिलिज्म, दोनों सेम थिंग है। इसके बाद आता है न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? न्यू डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है, जोग्राफर थे एक जिनका नाम था ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ग्रिफिथ टेलर थे, इन्होंने बोला कि न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है, पॉसिबिलिज्म और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बीच का मध्य मार्ग है। मतलब कि ये क्या है, मिडिल पाथ है। किसके बीच में? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। तो ये हमें क्या बताता है कि द कॉन्सेप्ट शोज दैट नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, एब्सोल्यूट नेसेसिटी, नीदर द सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। एब्सोल्यूट नेसेसिटी का मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंट में जितने भी ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, चीज़ों को उन लोग धीरे धीरे समझते थे, तभी उसका यूज़ करते थे। जो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती थी वो उसका यूज़ नहीं करते थे। उसको ही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला है। और नॉर देयर आ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, और ना तो वो एब्सोल्यूट फ्रीडम हो, उसको हम पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। तो ये बिल्कुल बीच का मार्ग है। अब ये क्यों बनाया गया? ये न्यू डिटर्मिनिज्म की जो भावना है, या फिर हम इसको कहते हैं ये फिनोमेना क्यों बनाया गया? इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स। जैसे कि अगर हम रोड पर जा रहे हैं और अगर रेड लाइट और ग्रीन लाइट ही हो, येलो लाइट ना हो, तो एक्सीडेंट का खतरा होता ही है। वैसे ही अगर हमारे पास न्यू डिटर्मिनिज्म नहीं होता, अगर फिनोमेना के बारे में नहीं पता होता, तो हम रिसोर्सेस का फुल्ली एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते। हम कैसे भी यूज़ करते उसे वेस्ट कर देते। हम आने वाली जनरेशन के बारे में, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, उस वो भी नहीं करते हम। ठीक है, तो इसलिए न्यू डिटर्मिनिज्म बनाया गया। The free run which the developed economies attempted to take has already resulted in the greenhouse effect, ozone layer depletion, global warming, receding glacier and degraded lands। जितने भी जो फिनोमेनाज होते हैं, जैसे कि अगर हम बोले ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर एंड डिग्रेडिंग लैंड, ये क्यों हो रहे हैं? अगर अगर ये चीज़ें बढ़ती जाती तो ह्यूमन की लाइफ बिल्कुल एक हेल की तरह हो जाती। ठीक है, इसलिए न्यू डिटर्मिनिज्म ने इसको संभाल रखा है। द न्यू डिटर्मिनिज्म conceptually attempt to bring a balance, nullifying the either or dichotomy। अगर हम देखें तो न्यू डिटर्मिनिज्म क्या कर रही है, हमें एक बैलेंस कर रही है अर्थ पर। अगर हमें अर्थ पर रहना है और अर्थ के रिसोर्सेज को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना होगा, हमें उसको अच्छी तरह यूज़ करना होगा और ऐसे यूज़ करना होगा कि वो सस्टेन हो सके। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी वक्त के साथ कैसी बदलती गई, या कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ, वो हम अप्रोचेस के द्वारा हम समझेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ अप्रोचेस हैं। ठीक है, उन अप्रोचेस से हम समझ सकते हैं कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप हुई और आज हम कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो पहले क्या हुआ कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिशर्स के पहले के पीरियड की बात, जब ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करा था, उसके पहले जो पीरियड था उसको बोलते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड। तो
उसमें क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। जब लोगों को पता चला कि एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी यूज़ आ सकती हैं, तो अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें तो इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रोमोटेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज एंड एनसाइक्लोपीडिया डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जोग्राफर्स अकाउंट। जब ट्रेड चालू हुआ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, तब जो जोग्राफर्स थे वो साथ में जाने लगे और फिर वहाँ पर देखा उन्होंने कि यहाँ पर कौन सा रिसोर्स इम्पोर्टेंट है, कौन सा सही है। उन सबको ये बातें पता चली और उन्होंने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब कि एक डिस्क्रिप्शन बनाकर लिखा। इसके बाद लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस हुआ, मतलब कि elaborate description of all aspects of a region were undertaken. The idea was that all the regions were part of a whole, the earth, so understanding the part in totally would lead to an understanding of the whole. अगर हम देखें तो जब हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया, सारी जगहों को हमने देख लिया, उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, रीजनल एनालिसिस करा। जोग्राफर्स ने रीजनल एनालिसिस में क्या करा, एक अर्थ को एक क्या माना, एज अ होल, और होल में बहुत सारे रीजन्स बनाए और उन रीजन्स को क्या करा, एलेबरेट करा। लेटर 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड एरियल डिफरेंशिएशन, इस अप्रोच को क्या बोलते हैं हम, एरियल डिफरेंशिएशन। ये जो पीरियड में, पहले आपको पीरियड याद करने हैं, फिर अप्रोचेस, फिर ब्रॉड फीचर्स, उनके ब्रॉड फीचर्स। ये एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आपको ये टेबल भी बना सकते हैं या फिर उनको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो एरियल डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि द फोकस वॉज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो इस पीरियड में ये हुआ, या इस अप्रोच के द्वारा ये पता करा गया कि कौन सा रीज़न, अपनी यूनिकनेस क्या है उस रीज़न की, उसके बारे में इसमें पता करा गया जोग्राफर्स द्वारा। लेट 1950s टू द लेट 1960s इसमें स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच लगाया गया, जिसमें क्या करा, मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड sophisticated statistical tools, laws of physics were often applied to map analysis human phenomena. This phase was called the quantitative revolution. The main objective was to identify mappable patterns for different human activities. इस पीरियड में क्या हुआ, ये इस अप्रोच के द्वारा उन्होंने क्या करा, इस अप्रोच के द्वारा जितनी भी रिसोर्सेज या फिर हम कह सकते जितने भी रीज़न थे जिनका उन्होंने यूनिकनेस ढूंढी थी, उसका उन्होंने क्या करा, एक डाटा बनाना चालू करा। किसकी मदद से, कंप्यूटर्स के द्वारा, स्टैटिकल टूल्स के द्वारा, और जो फिजिक्स के लॉज थे उनके द्वारा इन्होंने पता करना शुरू करा। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने लॉ पुटअप्स करे, टूल्स यूज़ करे, स्टैटिकल टूल्स। 1970s तक आते हैं तो क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडियल एंड बिहेवियरल स्कूल्स। अब यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट्स बनने लगे। 3 तरीके के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे सिलेबस में, रेडिकल, बिहेवियरल और ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, इन थॉट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारी 3 स्कूल्स ऑफ थॉट। पहली हमारी वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। वेलफेयर एंड और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं कि ये कंसर्न करते हैं विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल, these include aspects such as housing, health and education. Geographers have already introduced paper as geography of social well-being, the postgraduate curriculum. तो इसमें हमें क्या पता चलता है, जो सोशल वेलबींग है, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए, वो उसकी स्टडी को हम कहते हैं ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, या फिर जो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्सियन थ्योरी क्या थी, टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, पॉवर्टी, डिप्रिवेशन और सोशल इनइक्वालिटी को समझना, उसको एक्सप्लेन करना और उसको ओवरकम करना। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर
रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स किसकी वजह से थी, किससे रिलेटेड थी, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म की से रिलेटेड थी। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की अगर हम देखें बात, तो ग्रेट एम्फेसिस ऑन लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथेनिसिटी, रेस एंड रिलीजन। तो अगर इसका सीधा सीधा देखें तो सोशल साइंस या फिर सोशोलॉजी से रिलेटेड इसमें बताया गया है कि सोशल ज्योग्राफी जो होती है उसके बारे में यहाँ पर बात होने लगी, जिसमें एथनिसिटी, रेस और रिलीजन के बेसिस पर लोगों को कैटेगराइज करा जाने लगा और उनके ऊपर स्टडी करी जाने लगी। 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू explain the human condition were questioned. The importance of understanding each local context in its own right was emphasized. पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी अगर हम देखें तो ज्योग्राफी जो आज हम मॉडर्न ज्योग्राफी अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो इसकी वजह से ही पढ़ पा रहे हैं। तो क्या हुआ, ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशन। तो जो यूनिवर्सल थ्योरीज थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूमन कंडीशन वाज क्वेश्चन। उन जैसे कि अगर हम देखें तो जितने भी स्कॉलर्स थे उस टाइम पर उन्होंने जो थ्योरीज थी उन पर क्वेश्चंस होने लगे। उन क्वेश्चंस पर फिर एक न्यू थ्योरीज का बर्थ हो। जितने भी जोग्राफर्स थे वो इसको देखते थे, जितने भी स्कॉलर्स थे थ्योरीज को पढ़ते थे। थ्योरीज को पढ़ने के बाद जो उन्हें सही नहीं लगता था वो फिर अपनी थ्योरीज लिखा करते थे और इन थ्योरीज को पब्लिश किया जाता था पब्लिकली और इनको पढ़ा जाता था। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, जो ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी या सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे कैसे रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक के बारे में लिखना है उसमें। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चीज़ तो आपको ये बता दें कि फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जितनी भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं ये सारे ह्यूमन ज्योग्राफी की सब ब्रांचेज हैं। सब ब्रांचेस कैसे, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सारी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी की सब ब्रांचेस हैं। अब सब ब्रांचेस की भी सब फील्ड्स हैं, जैसे कि सोशल ज्योग्राफी में बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में नहीं है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम देखें तो ये सब फील्ड्स हैं। अब सब फील्ड्स कैसे इंटर रिलेटेड हैं अदर्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के सब्जेक्ट से। तो अगर हम देखते हैं तो सोशल ज्योग्राफी में बिहेवियरल सोशल साइंस ही कुछ सोशल साइंस मतलब कि जो सोशोलॉजी होती है वो खुद इंटर रिलेटेड है। बिहेवियरल ज्योग्राफी में अगर देखें तो साइकोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग में वेलफेयर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ लेजर में सोशियोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी में एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड है, जेंडर ज्योग्राफी में सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन्स स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट रिलेटेड है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में अगर देखें तो हिस्ट्री पूरी रिलेटेड हो गई ना इससे, तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया। मेडिकल ज्योग्राफी में अगर देखें तो एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर रिलेटेड हैं। जैसे अर्बन ज्योग्राफी से अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखें तो पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, मिलिट्री साइंस, डेमोग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में अगर देखें तो अर्बन, रूरल प्लानिंग। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर ख़ास तौर पर देखें तो इकोनॉमिक्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो रिसोर्स इकोनॉमिक्स हुए, एग्रीकल्चर साइंसेस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक कॉमर्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेड, तो ये सारे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको एक बार
पढ़ लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर से आंसर करूँगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, जब तक के लिए थैंक यू।